Good morning, dear student. I am your science teacher. And dear student, as you know, today's our turn is science. So we study our science book. डियर स्टूडेंट, हमारा अब क्या चैप्टर चल रहा था? हमने हमारा सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें हमने 5 फेजेज जो थे या फिर 5 स्टेज, जैसे इंजेस्टन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एगेस्टन, ये 5 स्टेप्स हमने एनिमल्स के अंदर डाइजेशन होता है वो हमने पढ़ा था। आज हम करेंगे। डियर स्टूडेंट, हमने अब तक क्या पढ़ा था? हमने न्यूट्रिशन एनिमल्स पढ़ा था और हमारा लास्ट वीडियो था, वहाँ हमने टेक केयर ऑफ टीथ पढ़ा था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या, सिलिवरी ग्लैंड्स, यानी कि सिलिवरी ग्लैंड जो स्लाइवा जो होती है वो जो प्रोडक्शन करती है, यानी स्लाइवा का प्रोडक्शन किन के द्वारा होता है? स्लाइवा का प्रोडक्शन जिनके द्वारा होता है उनको सिलिवरी ग्लैंड कहा जाता है। लार ग्रंथियाँ हम जिन्हें कहते हैं वो क्या होता है? सिलिवरी ग्लैंड। तो देखिए, देर आर 3 पेयर्स ऑफ सिलिवरी ग्लैंड इन आवर माउथ। हमारे मुंह के अंदर 4 सिलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियाँ प्रेजेंट होते हैं, यानी 3 पेयर जो है वो लार ग्रंथियों के प्रेजेंट होते हैं। ए वॉटरी मटेरियल कॉल्ड स्लाइवा इज सीक्रेटेड बाई दीज ग्लैंड्स। और हमारे माउथ के अंदर जो पानी जैसा वाटरी मटेरियल होता है, पानी जो होता है वो एक्चुअल में पानी नहीं होता, वो क्या होता है? स्लाइवा होती है, लार होती है। जो क्या होता है, जो 3 पेयर जो सिलिवरी ग्लैंड होते हैं, 3 जो ग्लैंड्स होती हैं लार ग्रंथियाँ, उनके द्वारा उनका सिक्रेशन किया जाता है। स्लाइवा हेल्प अस इन द डाइजेशन आयंस ऑफ फूड। स्लाइवा हेल्प करती है, या जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको ही बताया था कि माउथ में ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो स्लाइवा क्या करती है? माउथ के अंदर हमारा जो फूड मटेरियल होता है उसको डाइजेशन में हेल्प करती है, ना कि डाइजेशन करती है, जस्ट हेल्प करती है। स्लाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड एमाइलेसिस, आल्सो कॉल्ड टाइलिन। स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है बच्चों, एमाइलेसिस, एमाइस। और जैसा कि मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि स्लाइवा के अंदर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको एमाइलेज एंजाइम कहते हैं। यानी कि ये आपका जो एंजाइम है एमाइलेज एंजाइम, ये जो है ये स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है और इसे टाइलिन भी कहा जाता है। टाइलिन और एमाइलेज ये दोनों क्या है? एक ही एंजाइम के नाम है। एमाइलेज एक्ट्स ऑन स्टार्च एंड चेंज इट इनटू शुगर कॉल्ड माल्टोस। दिस शुगर इज स्वीट एंड सोल्यूबल इन वाटर। अब जो एमाइलेज क्या होता है? एमाइलेज एक एंजाइम है जो इसका मेन काम क्या है? जो खाना हम खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, इनको इनके अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है, और जिसको क्या कहा जाता है? शुगर में कन्वर्ट होने के बाद में इसको माल्टोस कहा जाता है। यानी कि जो भी खाना आप जैसे चपाती खा रहे हो, चपाती क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। शुगर में कन्वर्ट होने के बाद में इसको माल्टोस कहा जाता है। और जो शुगर क्या होती है? स्वीट होती है और वाटर में सोल्यूबल होती है, यानी वाटर में घुलनशील होती है। परफॉर्म एक्टिविटीज गिवन बिलो टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ स्लाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अब यहाँ देखिए कुछ एक्टिविटी दी गई, इस एक्टिविटी में कहा गया है कि डाइजेशन में स्लाइवा के क्या रोल है। तो एक बार हम थोड़ा सा देखेंगे। मटेरियल, इसमें हमें कौन से मटेरियल की जरूरत होती है? टेस्ट ट्यूब्स, ड्रॉपर, बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड एंड च्यूड राइस, आयोडीन सॉल्यूशन। अब हमें क्या क्या चाहिए? जैसे बच्चों टेस्ट ट्यूब, ये वाली जो नलिका दी गई इसे टेस्ट ट्यूब कहा जाता है, और ये किसकी बनी होती है? ये कांच की बनी होती है। ड्रॉपर, यानी कि जिसके द्वारा कुछ बूंदें डाली जाती है, ड्रॉपर, बूंदें जिसके द्वारा डाली जाती है उसको ड्रॉपर कहा जाता है। बॉइल्ड एंड उबले हुए आलू, बॉइल्ड एंड च्यूड राइस, उबले। तो और क्या चाहिए हमें? हमने क्या पढ़ा था? टेस्ट ट्यूब चाहिए हमें प्रैक्टिकल के लिए। यानी प्रैक्टिकल किस चीज़ का करना? हमें ये जानना है कि स्लाइवा का हमारे डाइजेस्टेड फूड में क्या रोल होता है, यानी फूड के डाइजेशन में रोल क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, टेस्ट ट्यूब की जरूरत होती है हमें, ड्रॉपर के जिसके द्वारा हमें बूंदे डालनी है। बॉइल्ड राइस यानी उबले हुए चावल, बॉइल्ड एंड च्यूड राइस यानी उबले और चबाई हुए, जैसे कि हम माउथ में खाते हैं तो क्या होता है उसमें हमारी स्लाइवा मिक्स हो जाती है। आयोडीन सॉल्यूशन, और आयोडीन सॉल्यूशन जिसे हम क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल नमक का सॉल्यूशन, लेकिन ये सॉल्यूशन होता है, लिक्विड होता है, उसको आयोडीन सॉल्यूशन बोला जाता है। देखिए प्रोसीजर में क्या होता है? प्रोसीड एज फॉलो। जैसा कि यहाँ स्टेप्स बताएगी, इनके अकॉर्डिंग हमें हमारा प्रैक्टिकल करना है और हमें पहचानना है कि हमारे भोजन के अंदर डाइजेशन में स्लाइवा का कितना रोल है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम एज ए एंड बी। हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और फर्स्ट के ऊपर हम ए लिखना है और सेकंड के ऊपर बी लिखना है। पुट हाफ ए स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस इन ए टेस्ट ट्यूब। हमें फर्स्ट वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर आधे जो है टेस्ट ट्यूब जो है वो हमें उबले हुए चावल से भरनी है। किससे? उबले हुए चावल से। फर्स्ट जस्ट हमारी जो फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब है यानी टेस्ट ट्यूब ए, उसके अंदर कुछ मात्रा में हमें उबले हुए चावल डालने हैं।
Chew well 1 spoon of boiled rice up for about 4-5 minutes till it becomes paste like। और उसके बाद में जो हमने उबाल के चावल रखे हुए हैं उनमें से कुछ चावल अपने माउथ में लेने हैं और उनके लगभग 4-5 मिनट तक उनको चबाना है और उनको पेस्ट के जैसे लिक्विड फॉर्म में हमें बनाना है। ट्रांसफ़र द च्यूड बॉइल्ड राइस इनटू टेस्ट ट्यूब बी। और उसके बाद में जो हमने माउथ में चबाए हुए चावल हैं उनको हमें टेस्ट ट्यूब बी में डालना है। फर्स्ट में क्या किया था, टेस्ट ट्यूब ए में हमने जो उबाल के चावल रखे थे वो डाले, और जो टेस्ट ट्यूब बी थी इसके अंदर हमने माउथ में जो चबा के चावल रखे थे जो कि हमारा एक लिक्विड फॉर्म बन चुका था, तरल बन चुका था जिसमें हमारी सलाइवा मिक्स हो चुकी, वो रखेंगे। ट्रांसफ़र द च्यूड बॉइल्ड राइस इनटू टेस्ट ट्यूब बी। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया उसको हमें टेस्ट ट्यूब बी में डालना है। एड अबाउट 5 ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स एंड शेक वेल। और आपको क्या करना है, इसके बाद में 5 ड्रॉप जो डिस्टिल्ड वाटर वो होता है, तो आपको क्या करना है, हमने क्या किया था, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर तो हमने उबले हुए चावल डाले, दूसरी टेस्ट ट्यूब बी उसके अंदर हमने मुंह से चबा के उसका पेस्ट बना लिया चावलों का और उनको डाला। अब उसके बाद में दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डालना था, 5 ड्रॉप्स जो थी वो डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि जो सामान्य हमारे घर पे पानी होता है उसके अलावा लैब्स में काम में लेने वाला पानी होता है जिसको D2 भारी जल भी कहा जाता है, वो डालेंगे। नाउ एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल। और उसके बाद में क्या करना है, दोनों सॉल्यूशंस यानी दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, कितना, 2 या 3 बूंदे, और उस दोनों को अच्छे से हिलाना है। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन कलर। और उसके बाद में क्या करना है, उनको हिलाने के बाद में थोड़ी देर रोकना है और देखना है कि दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या कोई कलर में कोई चेंज आया है। आगे देखिए ऑब्जर्वेशन, द मिक्सचर इन टेस्ट ट्यूब ए टर्न्स टू ब्लू और ब्लैक। जो हमारी टेस्ट ट्यूब ए थी उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है, वो रीजन मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। द मिक्सचर इन टेस्ट ट्यूब बी रिमेन्स अनचेंज्ड और बिकम ग्रेइशी। और जो टेस्ट ट्यूब बी होता है उसका जो कलर होता है वो वैसा का वैसा ही रहता, कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद में हमने क्या देखना है, टेस्ट ट्यूब ए को देखा तो ए का जो कलर था वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कुछ नीला कुछ काला हो गया है। टेस्ट ट्यूब बी जिसके अंदर हमने मुंह से चबा के चावल डाले हुए थे उसका कलर चेंज नहीं हुआ है। अब कारण क्या है, यानी टेस्ट ट्यूब ए उसका कलर चेंज क्यों हो गया है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कारण क्या था, यानी टेस्ट ट्यूब ए में जो कलर था वो ब्लू ब्लैक क्यों हो गया। रीज़न देखिए, बॉइल्ड राइस टेस्ट ट्यूब ए कंटेन्स स्टार्च गिव ब्लू ब्लैक कलर विथ आयोडीन सॉल्यूशन। अब जो हमारी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब ए थी उसके अंदर क्या थे, बॉइल्ड राइस थे जिसमें क्या पाया जाता है, जिसके अंदर स्टार्च पाया जाता है, यानी चावलों के अंदर क्या पाया जाता है, स्टार्च, और वो ऊपर से क्या थे, उबले हुए, तो उनके अंदर स्टार्च था। स्टार्च क्या करता है, अगर स्टार्च के पास में आयोडीन सॉल्यूशन रखा जाए, ये आयोडीन सॉल्यूशन को स्टार्च में मिक्स कर दिया जाता है तो कलर कैसा हो जाता है, ब्लू या ब्लैक हो जाता है। This starch in boiled rice is converted into sugar by saliva during chewing. Therefore, in test tube B, there is virtually no starch left. As a result, the color in the test tube B remains unchanged. और जो हमारे टेस्ट ट्यूब बी, अब उसके अंदर भी क्या थे, बॉइल्ड राइस थे, लेकिन वो क्या थे, वो हमने सलाइवा के साथ मिक्स कर दिए थे। जब हमने वो चबा के डाले थे, मुंह से चबा के हमने उसके अंदर डाले थे, जो चबाने के दौरान जो सलाइवा उसके अंदर मिक्स हो गई थी, तो मिक्स जो है वो क्या करती है, स्टार्च को बचने नहीं देती, यानी स्टार्च को पूर्ण तरीके से नष्ट कर देती है। यही कारण था कि हमारी जो टेस्ट ट्यूब बी थी उसके अंदर राइस का कलर चेंज नहीं हुआ आयोडीन को मिक्स करने के बाद में भी। आगे देखिए सेकंड फेज क्या करते हैं हम, ओसोफेगस। ओसोफेगस क्या होता है, देखिए ये भी हमारा एक डाइजेशन का ही पार्ट होता है। देखिए ओसोफेगस कनेक्ट द माउथ कैविटी विद द स्टमक एंड इज आल्सो कॉल्ड द फूड पाइप। अब ओसोफेगस को क्या कहा जाता है, सेकंड नाम क्या है, फूड पाइप, यानी आहार नलिका। ओसोफेगस हमारे माउथ कैविटी को, यानी माउथ और हमारे स्टमक को दोनों को जोड़ने का काम करती है, जिसमें क्या होता है, आप अच्छे से जानते हो माउथ कैविटी, माउथ के अंदर जो डाइजेशन का मोस्ट ऑफ पार्ट हमारा डाइजेशन का होता है वो किसके अंदर होता है, माउथ, और दूसरा जो होता है डाइजेशन, अंत डाइजेशन जो काम होता है वो स्टमक है। अब इन दोनों को जोड़ने का काम फूड पाइप करता है। जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारे फूड से होता है, वो हमारे स्टमक में जाता है। देखिए इट रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, और ये कहाँ से, ये हमारे मुँह से लेके हमारे चेस्ट तक जुड़ा हुआ है। नो डाइजेशन टेक प्लेस हियर, और
टैक पैलेस हियर मीन्स यानी आपकी जो फूड पाइप है उसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है, या फिर आपका डाइजेशन कहाँ होगा, या तो आपका डाइजेशन माउथ में होगा, माउथ से होने के बाद में उस फूड को किसके द्वारा, फूड पाइप के द्वारा स्टमक में लेके जाया जाता है। तो बाकी डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में, लेकिन आपकी फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता है। इट ओनली हेल्प अस इन पुशिंग द फूड इनटू स्टमक, ये खाली भोजन को मुंह से पेट तक धकेलने में, मुंह से पेट तक ले जाने में ही मदद करता है। वोमिटिंग टेक प्लेस व्हेन द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टमक, और वोमिटिंग हमें उल्टियाँ होती हैं वो क्यों होती है, जब भोजन फूड पाइप के द्वारा हमारे स्टमक तक नहीं पहुंचता है या बीच में रह जाता है फूड पाइप में ही, तब हमें वापस से वोमिटिंग होती है, यानी वो फूड हमारा स्टमक में नहीं जाता है तो इस कारण हमें वोमिटिंग होती है। थर्ड है स्टमक। आवर स्टमक इज जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ मसल्स, हमारे जो स्टमक की स्ट्रक्चर है वो कैसी है, जे शेप की, यानी जैसे जे अल्फ़ाबेट होता है ऐसी स्टमक की स्ट्रक्चर होती है। और ये जो जे शेप ये किससे बनी होती है, मसल्स, मांसपेशियों से बनी होती है। यानी कि जैसा कहा जाता है स्टमक में हमारी कोई हड्डी नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि ये किससे मिलकर बना होता है, मसल से मिलकर बना होता है। दिस स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल देखिए, एक नया वर्ड है, एलिमेंट्री कैनाल, फूड पाइप और ओसोफेगस गल्ट, ये चारों क्या एक ही चीज़ है। आप चाहे इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलो, चाहे फूड पाइप बोलो, चाहे गल्ट बोलो, या फिर चाहे ओसोफेगस बोलो, ये चारों एक ही चीज़ है। तो हमारी बॉडी का जो सबसे चौड़ा पार्ट है वो क्या है, हमारी बॉडी का स्टमक जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है, चौड़ा पार्ट है। आगे देखिए, द गैस्ट्रिक ग्लैंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस वाइल कंटेन म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि हमारी पेट के अंदर जो ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करती है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, म्यूकस यानी बलगम पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है और डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड एसिड। और म्यूकस जो होता है जो किस में प्रेजेंट होता है, हमारे जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये म्यूकस जब हम खाना खाते हैं तो खाने के दौरान जो एसिड बनता है ना, जहरीले पदार्थ बनते हैं, उनसे हमारी स्टमक वॉल को, हमारे स्टमक को हेल्प करते हैं। यानी कई बार हम ऐसा खाना खाते हैं जैसे जंक फूड खाते हैं, फिर घर पे भी जो नॉर्मली हम खाना खाते हैं तो खाने के दौरान उसका डाइजेशन हो जाता है तो उसमें एसिड बनता है। तो एसिड जो गैस बनती है वो गैस हमारे लिए हार्मफुल होती है, जहरीली होती है। तो उस जहरीले असर को हमारा म्यूकस जो है हमारे पेट को बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया दैट माइट इंटर अलोंग विद द फूड। द एसिड मेक्स द फूड एसिडिक टू प्रमोट द एक्शन ऑफ एंजाइम। और हाइड्रोक्लोरिक ये फर्स्ट जो वर्क था, यानी एंजाइम को एसिड एक्शंस ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम्स के एक्शन को और एसिड को कौन बचाता है, हमारे म्यूकस बचाता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो उन बैक्टीरिया को मारता है जो हमारे फूड के साथ में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं, बॉडी के अंदर चले जाते हैं। द एसिड मेक्स द फूड एसिडिक प्रमोट द एक्शन ऑफ एंजाइम। और एसिड जो होता है वो फूड को एसिडिक बनाता है और जो हमारे एंजाइम्स के एक्शन है, एंजाइम की कार्य प्रणाली को बढ़ाता है। आगे देखिए, द स्टमक मसल्स चर्न द फूड विद गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड बाई द ग्लैंड्स इन द स्टमक वॉल। अब देखिए बच्चों, गैस्ट्रिक जूस, बार बार में एक वर्ड आ रहा है गैस्ट्रिक यानी आपके स्टमक के अंदर जो स्टमक के द्वारा जो एंजाइम या जूस जो सिक्रेट किया जाता है उसको गैस्ट्रिक एंजाइम कहा जाता है। अब जो स्टमक का गैस्ट्रिक जूस है वो चर्न करना यानी कि चूरा बनाना, उसको जो हम खाना खाते हैं वो स्टमक वॉल के अंदर उसका छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, या कह सकते हैं उसका डाइजेशन होता है। और डाइजेशन में हेल्प किसकी होती है, ग्लैंड्स जो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करती छोड़ती है, उनके द्वारा उस फूड का चर्न किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है। द फूड स्टे इन द स्टमक फॉर 2-3 आवर्स, मोस्ट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन स्टमक। और भोजन जो हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में लगभग 2 या 4 घंटे तक रहता है, उस दौरान ही उसका डाइजेशन हो जाता है। यानी 2-4 घंटों में हमारे फूड का डाइजेशन हो जाता है। और ज़्यादातर हमारे फूड का डाइजेशन कहाँ होता है, हमारे स्टमक के अंदर ही होता है, और कुछ डाइजेशन हमारे माउथ में भी होता है। देखिए, डू यू नो, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखिए। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी और यू टॉक और लाफ वाइल ईटिंग यू गेट हिस्पस। This happens when the food particles enter the windpipe instead of the food pipe. Windpipe is a structure which carries air from the nose to the lungs and runs along the food pipe. अब देखिए, कई बार जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते टाइम पर हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या हंसते हैं या बात करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, हमें हिचकियाँ
हिपस का मीन होता है हमें हिचकियाँ आने लगती है। वो हिचकियाँ क्यों आती हैं? जो हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर फूड पाइप होती है जो क्या करती है, हमारे माउथ से फूड हमारे स्टमक तक लेके जाती है। सेकंड होती है हमारी विंड पाइप। तो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उस टाइम पे अगर हम बातें करें या जल्दी जल्दी खाना खाएं या हंसते हैं तो वो भोजन जो फूड पाइप में ना जाके किस में चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है। अब विंड पाइप का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में? विंड पाइप यानी एयर जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो नोज से या माउथ से लेती है और हमारे जो लंग्स है वहाँ तक लेके जाती है। ये काम कौन करता है? ये विंड पाइप करती है। और फूड पाइप क्या करती है? फूड पाइप जो हम खाना खाते हैं उसको हमारे स्टमक तक लेके जाने का काम करती है। तो कई बार जब हम खाना खाते टाइम पे हंसने लगते हैं, बोलने लगते हैं, तो जिसके ऊपर का जो कवर होता है विंड पाइप का वो हट जाता है और वो किस पे चला जाता है? वो फूड पाइप पे चला जाता है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं दोनों पाइप साथ में होती हैं। तो इसका जो कवर होता है वो इस पे लग जाता है विंड पाइप के ऊपर, विंड पाइप वाला जो है ओपन होके फूड पाइप पे कवर आ जाता है। तो इस कारण भोजन जो है फूड पाइप में ना जाके विंड पाइप में चला जाता है और हमें हिचकी आनी शुरू हो जाती है। In normal situation, during swelling of food, flap-like wave close the passage of the windpipe and does not allow the food particles to enter it. Thus, the food particles are guided into the food pipe. अब देखो मैंने अभी आपको समझाया था कि फूड पाइप के अंदर भोजन जाता है जब हम खाना खाते हैं और विंड पाइप उस समय बंद होती है। अब यही है नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है? नॉर्मल सिचुएशन में जब हम खाना खा रहे होते हैं तो जैसे ये दो पाइप्स हैं, इन दोनों पाइप, ये फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ए विंड पाइप, सेकंड बी हमारे फूड ट्यूब। अब विंड पाइप के अंदर जब हम नॉर्मली खाना खाते हैं तो इसके ऊपर इसका कवर, जिसके हम बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में इसका ढक्कन जो है वो इसके ऊपर आज फ्लैप लाइक वेल्व यानी क्लोज, इसका जो ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है और इस फूड पाइप से हम खाना खा लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं, बोलते हैं, तो ये जो ढक्कन है ये इससे हट के फूड पाइप के ऊपर आ जाता है और जो भोजन है वो विंड पाइप में चला जाता है और हमें हिचकी आनी शुरू हो जाती है। देखिए आगे है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए छोटी आंत है। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहा जाता है? छोटी आंत। देखिए क्या होता है, देखिए ये स्ट्रक्चर, देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर है, ये वेलीज है, जैसे अंगुली नुमा स्ट्रक्चर है, इनको वेली कहा जाता है। और देखिए ये क्या होती है, अभी मैं इनको आपके बारे में बताऊंगी। दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग कोइल्ड नैरो ट्यूब अबाउट 6 मीटर लॉन्ग इन लेंथ। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रही क्यूब कोइल्ड यानी इनकी स्ट्रक्चर ऐसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे ये आपको दिखाई दे रही है ऐसी स्ट्रक्चर है। ये कितनी होती है? लगभग 6 मीटर लंबी होती है हमारे पेट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो कितनी होती है? 6 मीटर लॉन्ग होती है और ये कोइल्ड होती है यानी क्यूब की जैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है। इट इज़ लोकेटेड बिलो द स्टमक, और ये हमारे पेट में नीचे की तरफ होती है। हियर इज the partial digested food get mixed with pancreatic juice from pancreas, bile juice from liver and several digestive juice of its own। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्ट ऑफ जितना भी आपका डाइजेशन होता है, मैंने अभी आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि आपका ज़्यादातर डाइजेशन स्टमक के अंदर होता है। अब स्टमक खुद तो डाइजेशन करता नहीं, स्टमक के द्वारा तो क्या है डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन किया जाता है जिससे डाइजेशन में हेल्प मिलती है। लेकिन आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर जो भोजन जाता है तो वो पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा मिल जाता है, यानी अग्नाशय पैनक्रियाज यानी अग्नाशय आपका एक ऑर्गन होता है जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो पैनक्रियाज के द्वारा पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट किया जाता है, लीवर के द्वारा बाइल जूस, और बाकी सारे पेट में जो हमारे डाइजेस्टिव जूस है उनका सिक्रेशन होता है और उस सिक्रेशन की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका लगभग डाइजेशन होता है। Digestion of all the component of food gets complicated here and the end product is ready for absorption। और डाइजेशन का मैंने भी आपको बताया लगभग जितना भी डाइजेशन होना होता है वो सारा आपका कहाँ हो जाता है? वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ जो डाइजेशन के बाद में प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है? एंड प्रोडक्ट बनता है, यानी उसके बाद में उसका डाइजेशन नहीं होता है। एंड प्रोडक्ट का मीन होता है यानी जो आपने खाना खाया, आपने चपाती खाई, बाइट्स में खाया आपने उसको, तो आपके टीथ के अंदर उनका उसका च्यूइंग की प्रोसेस हुई, उसके बाद में उसका जाके आपके स्टमक के अंदर उसका डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद में वो एक जो होता है जूस बन जाता है, जूस जिसे हम कह सकते हैं लिक्विड फॉर्म में आपका जो खाना है वो चेंज हो जाता है। तो लिक्विड फॉर्म जो होता है वो किस में जाके होता है? वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके बनता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका लिक्विड फॉर्म बनता है और अब ये जो है अवशोषण के लिए तैयार हो जाता है। The nutrition present in the digestive food are then absorbed by finger-like projection on the inner wall of the small intestine। अब यहाँ मैंने अभी आपको बताया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का डाइजेशन होता है और जो डाइजेशन के बाद में
आपका प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है, वो जूस के जैसे बनता है। अब वो जूस हम खुद तो ले नहीं सकते वापस, तो ये जो हमारी वेलीज होती है स्टमक की स्टमक जो होता है उसके अंदर आपके ये वेली यानी अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहा जाता है, प्रोजेक्शन कहा जाता है। तो ये प्रोजेक्शन जो है वो उस जूस को अपने अंदर लेने का काम करते हैं, यानी कि जैसे हम पानी मुंह से पीते हैं तो पानी जो है हमारे मुंह के अंदर जाता है, तो हम किसकी हेल्प से, माउथ की हेल्प से हम वाटर को लेते हैं। तो ठीक वैसे जो भोजन का जूस बनता है वो ये वेली जो है अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड वेली। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर है, इनको वेली कहा जाता है और सिंगुलर इनको वेल्स कहा जाता है। दिस वेली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। और ये वेली जो है ये एक ऐसे एरिया को बढ़ाती है जहाँ अब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छे से और ज़्यादा हो सके। वेली कंटेंस ब्लड वेसल्स। और वेलीज के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी रक्त वाहिकाएं होती हैं, जिसको आप नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, नसें बोलते हैं, नर्व बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या पाई जाती है, वेसल्स पाई जाती हैं। द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड इंटर द ब्लड स्ट्रीम। और जो आपका भोजन जूस बन चुका डाइजेशन के बाद में, और उस जूस को ऑब्जॉर्व कौन करता है, ये वेलीज करती हैं। यानी ये जो वेली प्रेजेंट होते हैं अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर, ये उस भोजन को, जूस को डाइजेस्ट अब्जॉर्व करती, ग्रहण करती है। और इसके अंदर क्या पाई जाती है, इनके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है, नसें पाई जाती है। और ये नसें क्या करती है, उस भोजन को अपने अंदर लेती है। सबसे पहले भोजन वेली लेती है और वेली के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो उस भोजन को अपने अंदर ग्रहण करती हैं। और ब्लड वेसल्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स पाई जाती है, यानी नसें पाई जाती हैं। तो ये नसें जो है ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि जहाँ तक हम अपनी नसें चलती हैं वहाँ तक उस भोजन को लेके जाने का काम करती हैं। यहाँ देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर इन लेंथ अबाउट 6 मीटर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 6 मीटर होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ जो होती है वो 1.5, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में इसकी काफ़ी कम जो साइज है वो काफ़ी कम होती है। आगे देखिए, द अब्जॉर्ब न्यूट्रिशन आर देन टेकन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड। और जो भोजन अब्जॉर्ब हो चुका है ब्लड वेसल्स के द्वारा, वो क्या किया जाता है, वो हमारी बॉडी की सेल्स से उनके द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब्जॉर्ब भी कैसे होता है, ब्लड वेसल्स के द्वारा। एनर्जी फ्रॉम द फूड इज प्रोड्यूस्ड इन द सेल। और जो भोजन हम खाते हैं उनसे हमें क्या एनर्जी मिलती है, एनर्जी जो है वो इन ब्लड सेल्स के अंदर ब्लड सेल्स के द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा सेल्स तक लाई जाती हैं। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन आर स्टोर्ड इन द बॉडी अंटिल दे आर नीडेड। और जो एक्स्ट्रा में न्यूट्रिशंस हमें मिल जाते हैं, यानी कि जितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है हमारी बॉडी हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करवा देती है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा में एनर्जी हमारे पास बच जाती है, न्यूट्रिशन बच जाता है, तो हमारी बॉडी सेल्स के अंदर वो स्टोर रहता है जब तक कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे कई बार हम खाना नहीं खाते हैं, तो खाना नहीं खाते फिर भी हमें एनर्जी मिलती रहती है, काम करने के लिए हमारे पास एनर्जी रहती है। वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें जो फूड स्टोर होता है वहाँ से हमें वो एनर्जी मिलती है। आगे देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए आगे है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम बनाना है, जो आपकी वेलीज है इनका डायग्राम बनाना है। एंड वन मोर थिंग, आपको जो मैंने अभी प्रैक्टिकल करवाया था, किसका प्रैक्टिकल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होता है। इस प्रैक्टिकल को आपको एज लाइक दिस आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है और आपको अंडरस्टैंड करना है क्या कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का डाइजेशन किस प्रकार से होता है, उसके अंदर सलीवरी ग्लैंड का क्या रोल होता है, स्टमक का क्या रोल होता है भोजन के डाइजेशन में। ये सब आज आपको रिपीट करना है और इनको लर्न करना है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, like this video and comment if you have any problem, and thank you so much for seeing this wonderful video.